नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वंदे मातरम पर संसद में छिड़ा महासंग्राम। राज्यसभा में अमित शाह का विपक्ष पर हमला। बोले, नेहरू में किए वंदे मातरम टुकड़े 2 अंतरों तक सीमित किया गीत। राज्यसभा में खड़गे का अमित शाह पर तीखा प्रहार। बोले, आपने अब गाना शुरू किया, मैं 60 सालों से यही गीत गा रहा हूँ। गृह मंत्री कटपेस करके बोलते हैं। संसद में चुनाव सुधार पर बोले अखिलेश, एसआईआर के बहाने एनआरसी की ताक पर सरकार। ईवीएम हटाकर बैलेट लाए, बैलेट से कराए चुनाव। सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को मिला नोटिस। बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट नाम पर एक्शन। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट 6 जनवरी को करेगी अगली सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट में दोषी सुंदर भाटी समेत 10 लोगों को 9-9 साल की सजा। कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना। 8 फरवरी 2015 सपा नेता और गनर भूदेव की हुई थी हत्या। कुशीनगर के रेबुआ नौरंगिया। 5 मासूमों की मौत से मचा हड़कंप। दर्जनों बीमार मासूमों का चल रहा इलाज। गांव में बुखार से पीड़ित बच्चों की जांच के साथ चलाया जा रहा अभियान। के न्यूज़, खबरों का सारथी। अंबाला कैंट कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय टैलेंट हंट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश मीडिया इंचार्ज संदीप की अध्यक्षता में की गई। कांग्रेस ने देश के प्रतिभाशाली नौजवानों का इंटरव्यू लेकर उन्हें कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जहां देश के नौजवान कांग्रेस से जुड़ेंगे और कांग्रेस मजबूत होगी। जो अपने समाज की जनसाधारण की बात आज जो 3 मीडिया के अंग हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, जो प्रभावी ढंग से इन तीनों प्लेटफॉर्म पे जो जनसाधारण की बात, मुद्दे और उनकी समस्याएं रख सके, उस एप्लीकेशन के बाद जब लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो हम उनसे रूबरू होके उनसे 5-10 मिनट उनकी प्रतिभा के बारे में या उनके उद्देश्य के बारे में पूछ के फिर उनका चयन करेंगे। आज राष्ट्रीय टैलेंट हंट की शुरुआत जो 29 नवंबर को एआईसीसी मुख्यालय में की गई, उसके तहत आज अंबाला छावनी कांग्रेस ऑफिस में संजीव जी आए हैं और आपके समक्ष अपनी बात भी रखेंगे और टैलेंट हंट के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे कि किस टैलेंट हंट के माध्यम से हम कैसे युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ेंगे। जो आने वाले बीजेपी सरकार, चाहे वो सेंटर में बैठी सरकार हो, चाहे हरियाणा प्रदेश में बैठी सरकार हो, किस तरीके से लोग परेशान हैं उनसे। टैलेंट हंट के माध्यम से जो हम युवा साथियों को जोड़ेंगे, वो ही हमारी आवाज़, कांग्रेस की आवाज़ नहीं, प्रत्येक वर्ग की आवाज़ उठाएंगे। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल की वजह से 5 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसके चलते उसे नारनौल रेफर करना पड़ा। महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल के प्रवर चिकित्सा अधिकारी जयप्रकाश ने कहा कि नारनौल में फॉरेंसिक टीम काम करे, जिसके चलते शव को वहां रेफर करना। आज भी कंटिन्यू है। आज भी सभी अधिकारी जो कल हड़ताल पर थे आज भी नहीं आए हैं और जो अधिकारी कल थे ड्यूटी पे आज ही मौजूद हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो हमें डॉक्टर्स उपलब्ध कराए गए हैं उनसे हमारी ओपीडी चल रही है। आज पीएमएसएम में कैंप है, वो भी हम कर रहे हैं और करीबन 50 से ऊपर ही महिलाएं हैं जो आई हुई हैं अभी, तो उनका भी सभी काम किए जा रहे हैं। उनकी जांच भी की जा रही है और उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह भी लिखा जा रहा है। खबर अंबाला से है, जहां पर शहर में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा और गति देते हुए मानक चौक से आत्मनिर्भर भारत अभियान रथ यात्रा को पूर्व मंत्री असीम गोयल ने झंडे दिखाकर रवाना किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान रथ यात्रा को रवाना करने के बाद असीम गोयल, जिलाध्यक्ष मनदीप राणा व पूरी भाजपा टीम के साथ अंबाला शहर के मुख्य बाजार की दुकानों पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से
सीधा संवाद करते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, बढ़ावा देने और अपने व्यवसाय में प्राथमिकता देने की अपील की है। सीएम गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक अभियान नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्वतंत्रता का संकल्प है। इन सबके आज मार्गदर्शन में आज एक बड़ी संख्या में जो है अम्बाला के कार्यकर्ताओं ने और दुकानदार साथियों ने इस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जो है उन्होंने संकल्प भी लिया है। उसको आत्मसात करने के लिए स्वदेशी को अपनाने के लिए भी संकल्प लिया है और ना केवल कुछ अपनाने के लिए बल्कि इसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। और ये मानना है कि छोटा छोटा बदलाव अगर हम स्वयं में करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, तो भारत निश्चित रूप से एक बड़ी अर्थव्यवस्था के नाते पूरी दुनिया में उभर कर आएगा। और एक बिल्कुल मैं समझता हूं कि भारत प्रथम के नाते, इंडिया फर्स्ट के नाते इस संकल्प को लेकर हर भारतवासी को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। आज हमारा जो है जनसंपर्क का हम हर घर पे, हर दुकान पे सबसे संपर्क करेंगे। आज उस कार्यक्रम का यहाँ अम्बाला शहर में रथ यात्रा आई है। खबर रोहतक से है, जहां पर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को हड़ताल पर है। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों और तीमानदारों की भीड़ नजर आई। ओपीडी में डॉक्टर के केबिन के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के रोहतक जिला प्रधान विश्वजीत ने बताया कि सरकार से 2 मांग को लेकर जब अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर थे तब सहमति बनी थी, मगर सरकार ने अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने काले बिल्ले लगाकर और पेन डाउन कर काम किया है, मगर सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी अपने नागरिकों को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे ज़िले के अंदर जो है जिला नागरिक अस्पताल के अंदर कोई भी डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं है और ऐसे हमारे 2 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी कोई भी स्ट्राइक पर नहीं है। सभी तरह की सर्विसेज जो सरकार का मैंडेट था वो नॉर्मल रूप में फंक्शनल कर रही है। जो हमारी HCMS एसोसिएशन है, आज पूरे हरियाणा में हमारी जो है हड़ताल है, जिसमें ओपीडी की सर्विसेज तथा अन्य सभी टाइप की सर्विसेज जो है हम बंद कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी HCMS के कैडर के डॉक्टर्स हैं वो सभी हड़ताल पर हैं और रोहतक में भी HCMS डॉक्टर्स ने हड़ताल की कॉल की है और हमारी हड़ताल पूरे हरियाणा में सफल रही है। खबर रोहतक से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर टीका हमला बोला और राज्य के गंभीर लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग की है। और उन्होंने चंडीगढ़ विवाद और हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा SYL नहर के मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट स्टैंड सार्वजनिक करने को कहा है। हुड्डा ने सवाल किया है कि SYL पर ठोस पहल क्यों नहीं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने HPC भर्ती घोटाले और हालिया घोषित परिणामों पर गहरी चिंता जताई है। देखिए, पहले भी मैंने कहा था, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। जो हरियाणा का अहद हो रहा है और ये हरियाणा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। आपके सामने देख रहे हो कि अब तक चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है, क्या है भाई उसका चंडीगढ़ का। अगर चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है आज के दिन, तो चंडीगढ़ में असेंबली की सीट नहीं मिलती, असेंबली की जगह नहीं मिलती। कभी ये कभी वो कभी करते हैं, इस प्रकार से वो है। तो मैंने कहा था स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जो हरियाणा के मामले में जो कोई भी ना तो चंडीगढ़ का स्टेटस बताए जा रहे हैं, ना हरियाणा का भाई क्या करना है, क्या हरियाणा की राजधानी है वाकई जवाब देंगे।
तो स्पेशल सेशन में ही ये फैसला होगा। और मुद्दे ऐसे हैं जहाँ हरियाणा का हित किया है, जैसे नौकरियों के मामले में है। अंबिकापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 24 वर्षीय युवक आकाश सिंह ने फांसी लगा ली है। कोर्ट में पेशी देने के बाद घर आकर युवक ने लगाई फांसी। एकता हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के सतीपारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। कोतवाली थाना क्षेत्र के सतीपारा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अंबिकापुर से खबर 24 वर्षीय युवक आकाश सिंह ने लगाई फांसी। एकता हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। खबर हजारीबाग से है, जहां पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति लंबित रहने के मुद्दे को लेकर आजसू पार्टी ने शिक्षा के लिए भिक्षा जन आक्रोश आंदोलन को तेज करते हुए हजारीबाग गांधी मैदान से छात्रों का एक समूह डीसी कार्यालय हजारीबाग पहुंचा और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। आजसू के प्रदेश प्रवक्ता संजय मेहता ने बताया कि राज्य के लगभग 7 लाख विद्यार्थियों को अभी तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिसके विरोध में यह आंदोलन राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। संजय ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 2024-25 की छात्रवृत्ति को लंबित रखना सरकार की घोर लापरवाही को दर्शाता है। खबर देवघर से है, जहां पर स्थानीय एसपी कार्यालय परिसर में एसपी सौरभ कुमार ने एक स्मार्ट ई-बिट ऐप लॉन्च किया है, जो कि पेट्रोलिंग को रियल टाइम ट्रैक करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेट्रोलिंग सही तरीके से की जा रही है या नहीं। वहीं इस दौरान मौके पर एसपी सौरभ सिंह ने हरे झंडे दिखाकर रॉडी पेट्रोलिंग को रवाना किया, जो शहर में 6 जगहों को ट्रैक करेगी। साथ ही पूर्व से ही शक्ति पेट्रोलिंग महिलाओं के द्वारा जारी है, जो विभिन्न जगहों पर कार्यरत है। 6 चिन्हित जगहों में मुख्य रूप से पनसिया, क्लब ग्राउंड, बिलासी, बेला बगान, वंदाज जगहों को चिन्हित करेगी और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने में कारगर साबित होगा।
को ध्यान में रखते हुए देवघर पुलिस द्वारा स्मार्ट ई बीट ऐप को आज लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी हमारे गश्ती पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से जो नए टीओपीज़ या नए जो हमने बाइक पेट्रोलिंग स्टार्ट की है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो सके, उनका उत्तरदायित्व निर्धारण हो सके, इसको लेकर के यह बीट ऐप लॉन्च किया गया। हमें उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं अपराध नियंत्रण में हमें सहायता मिलेगी। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेखौफ हुए दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। चलबला स्थित राजपूत ढाबे के पास प्रवीण मिश्रा व साथियों पर अज्ञात लोगों का हमला। हॉकी रॉड व डंडे से मारपीट की गई। मारपीट में सत्यम मिश्र गंभीर रूप से घायल। हमलावरों ने पीड़ितों की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया है। किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रवीण मिश्रा व साथियों पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। घर से लापता हुए युवक का पेड़ से लटकता मिला शव। मृतक मोहित यादव बीती शाम को निकला था घर से। थाना बदुसराय परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की है। किंतूर के मोतियाफर में पेड़ से लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। किंतूर के मोतियाफर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव।
किंतौर के मोतियासर में पेड़ से लटकता मिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कुशीनगर से खबर, जहां पर दिल्ली से दरभंगा जा रही स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ड्राइवर को झपकी आने से हुआ था हादसा। कस्या के NH 28 पर स्थित हिरना गांव के पास हुआ हादसा। हादसे में आधा दर्जन यात्री हुए घायल। दिल्ली से दरभंगा जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। एटा से खबर, जहां पर दबंगों की युवक के साथ मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते तहसील से 7-8 लोगों ने की मारपीट। दबंगों पर जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित युवक तहसील में आया था रजिस्ट्री कराने। तहसील में पहले से ही मौजूद हमलावरों ने जमकर मारपीट की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के तहसील परिसर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
रायबरेली से खबर, जहां पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या मामले का खुलासा किया है। गैर इरादतन हत्या मामले में 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्त अमित व आवेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के 2 अन्य साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त हुए। तो अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद हुआ है। बीती 29 नवंबर को दीपक गोस्वामी की हुई थी हत्या। चंदापुर थाना क्षेत्र के पूरे तालेबंद मजरे जोना गांव की घटना बताई जा रही है। पूरे तालेबंद गांव के पास एक युवक की शव मिला था पगडंडी के किनारे। इस मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया और पुलिस अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल को देखा गया। इस संबंध में मृतक जो दीपक गोस्वामी है, उसके भाई संतोष कुमार गोस्वामी ने एक तहरीर दिया 30 तारीख को कि उनके भाई जो है दीपक गोस्वामी 29 तारीख को आ रहे थे और किसी अज्ञात वाहन से टक्कर से उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद पुलिस ने उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम में कुछ रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध पाया गया तथ्य जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे, और पुलिस ने इसकी गहन विवेचना की, गहन जांच की, टीमें लग गई थी। उसके बाद से 2 अभियुक्त अमित और आवेश को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर कासूमी गांव के जंगलों में देखा गया तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तेंदुए की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगलों में लगाया गया पिंजरा। पहासू थाना क्षेत्र के कासूमी गांव के जंगलों का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तेंदुए की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगलों में लगाए गए पिंजरे। खाटू श्याम से वापसी कर रहा था तो 8:15 का टाइम था। तो क्षेत्र में हल्ला तो हो ही रहा है कि यहाँ तेंदुआ है, चीता है, जो भी है। तो हम बहुत धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार भी था। तो हम जैसे ही आए, मैंने गाड़ी में से देखा कि ईंट के कोने पे चीता बैठा या तेंदुआ जो भी है वो था। फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो में मैंने अपना चेहरा भी लिया प्लस उसका वो लोकेशन भी ली, क्योंकि मान के चलो प्रशासन कहे कि ये वीडियो है कहाँ का, इसलिए हमने लोकेशन भी दिखाया कि यहाँ का वीडियो है। तुरंत ही प्रशासन ने कार्रवाई की। चीता हो, तेंदुआ हो, जो भी प्रजाति है वो खूंखार जानवर देखा गया है और इससे बहुत भयभीत है गांव और क्षेत्र हमारा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गन्ना छिल रहा है, मजदूरों को भी परेशानी हो रही है। साहब इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। ये अलीगढ़ बुलंदशहर का बॉर्डर पड़ता है। पहले ये राज सिंह के डंगले में था, अब ये कसूमी की सीमा में जो बुलंदशहर में पड़ता है यहाँ पे देखा गया है रात। तेंदुआ देखो, तेंदुआ चीतो हो, वीडियो बनाइए थे 100 नंबर वाली आए गए, सबने पत्रकार आए गए, सबने तेंदुआ देखो खूब अच्छी तरह से पास से देखो और कोई नहीं है। अच्छा, वन विभाग की टीम भी मौके पर विभाग की आई है, सीओ साहब आए, सब आए। अच्छा, फिर वहाँ के बाद में यहीं रहो तेंदुआ, फिर वहाँ के बाद में जाल लेके आए, जाल रखो है। मौके पे वन विभाग की टीम पहुंची है। उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि लेपर्ड साइटिंग हुई है कुछ लोगों के द्वारा, और जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो पगमार्क साइटेड हुए हैं। पगमार्क्स को देखा गया है और इससे एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि लेपर्ड है, बिकॉज ये बॉर्डर क्षेत्र है अलीगढ़ और बुलंदशहर का। एंड एज पर लेपर्ड को पकड़ने का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हमने केस सेटअप कर दिया है और हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। लगातार देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में जो लोगों का कहना है कि देर रात इन्होंने तेंदुआ देखा है। देखिए, बताया जा रहा है कि ये
बुलंदशहर और अलीगढ़ का बॉर्डर है। देखिए इधर तस्वीर दिखाएं, ये चारों तरफ की बात करें, चारों तरफ गन्ने की खेती वहाँ बोई जाती है। और अगर बात की जाए, ये बॉर्डर है, ये अलीगढ़ की सीमा है, ये बुलंदशहर की सीमा है। लगातार देखिए जो मेरे साथ यहाँ मौजूद है कसुमी गाँव के, जो पहासू थाना क्षेत्र में पड़ता है। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने रात खुद जो तेंदुआ है उसको देखा है। इनका कहना है वो तेंदुआ है, चीता है, क्या है ये तो इन लोगों को नहीं पता है। लेकिन जो वन विभाग की टीम है उन्होंने माना है कि यहाँ तेंदुआ के जो पग चिन्ह है वो दिखाई दिए हैं। देखिए मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तुषार है। तुषार, रात क्या देखा? रात तेंदुआ देखा था साहब, तेंदुआ हो चीता हो जो भी है, ये तो हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो देखा था हमने यहाँ। अच्छा, वन विभाग की टीम आई है? हम हाँ, वन विभाग की टीम आई है साहब। तो वन विभाग की टीम ने क्या आश्वासन दिया ग्रामीणों को? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और हम इसको पकड़ने में आपकी पूरी सहायता करेंगे, हम आपको इससे मतलब सुरक्षा देंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया। अगर गांव की अगर बात करें तो गांव में किस तरह का माहौल? गांव में साहब एक तरह से बह का माहौल है। बच्चा जाते बड़े लोग, हम तो खेतों पे रहते रात को। क्या नाम बेटा? नजरुद्दीन। अच्छा, पढ़ाई करते हो? अच्छा, जो पढ़ने जाते होगे तो अब तेंदुआ की वजह से डर भी लग रहा होगा? हाँ, हम जाते हैं, बंदे स्कूल जाते हैं हम। अच्छा, डर तो डर ही है। डर तो पूरा है। आप क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देखो डर का माहौल है और तेंदुआ है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। रात में आते हैं जाते हैं, हम भी अपना गन्ना लेके जाते हैं, पता कुछ भी नहीं है। बस यही है कि यही निवेदन है कि इसका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी आ जाए। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और किसी भी ग्रामीण को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ग्रामीणों से अपील भी की है कि संयम बरतें, किसी तरह की कोई भी जल्दबाजी कोई ना करे। अगर किसी तरह का कहीं भी तेंदुआ दिखाई दे तो तत्काल उन्होंने कहा है कि वन विभाग की टीम को सूचना दें। वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ हैं। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। हरदोई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हरदोई में भीषण सड़क हादसे में पति की मौत और पत्नी घायल। गन्ना भरे ट्रक में पति को पीछे से मारी थी टक्कर। थाने से घर जाते समय हुआ था हादसा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई के पिहानी थाना के सक्सेना ढाबे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और यहाँ रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़ा अपडेट। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की प्रक्रिया हुई शुरू। 52,000 से अधिक बनाए गए थे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। सलौन विधानसभा के 1 दर्जन अधिक गांवों में फर्जी प्रमाण पत्र एटीएस की जांच में बीते दिन हुआ था बड़ा खुलासा। विजय यादव जनसुविधा केंद्र संचालक जिशान की गिरफ्तारी। मामले में दर्जनों लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। पहला दिन 238 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र किए गए निरस्त। अन्य फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच कर किया जा रहा है निरस्त। जनपद रायबरेली के सलून विकास खंड में 12 ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी की आईडी यूज करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदया द्वारा अप्रैल 25 में शासन को 52,846 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें शासन स्तर से अनुमति प्राप्त हो चुकी है और उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो स्थिति है उसमें जलालपुर में 7 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। गोपालपुर उर्फ अनंतपुर में 231 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और दुबन में 2 जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और उसमें निरंतर कार्रवाई अभी चल रही है। रायबरेली जिले के सलवन तहसील क्षेत्र में 52,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों जहां एटीएस की टीम के द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में वीडियो व जनसेवक संचालक को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद देखा गया कि रायबरेली के सलवन तहसील में 52,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। इस पूरे मामले को लेकर के शासन द्वारा इस
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कार्रवाई करते हुए रायबरेली में जो है जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उसे अब निरस्त करने का कार्य किया जा रहा है। रायबरेली में इसकी कार्रवाई कल से शुरू की गई है, जिसमें तकरीबन 200 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र जो है निरस्त किए जा चुके हैं। वहीं जो रायबरेली की सीडीओ हैं उनका कहना है कि शासन के आदेशों पे लगातार रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई की जा रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच जमकर हुई मारपीट, आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में एक खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र के अमामा गांव की घटना बताई जा रही है। सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथोलॉजी में ले जाने वाला एक दलाल पकड़ा गया है। सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने पर कमीशन मिलता है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट हॉस्पिटल में मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी और हॉस्पिटल में ले जाने का बड़ा सिंडिकेट काम करता है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला ने राउंड के दौरान एक दलाल को पकड़ा। पकड़े गए दलाल के बैग से कई ब्लड सैंपल, मरीजों के आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज मिले हैं। प्रिंसिपल ने पकड़े गए दलाल को पुलिस को सौंप दिया है। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हैलट हॉस्पिटल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भाई तुम मिलने वाले को ला नहीं पा रहे हो। नहीं तो इसका मतलब ये दलाल है, इसको बुला। ये भी लेते कोई जो बाहर के पैथोलॉजी वाले हैं अपने एजेंट यहाँ भेज करके मरीज के सैंपल वगैरह कलेक्ट कराते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने औचक निरीक्षण स्टार्ट किए और हमने आज जब इधर आए तो हमारे एक पत्रकार बंधु घायल हुए थे, उनको देखने के लिए भी आया। तो जब मैंने अचानक यहाँ पे आया तो हमारे जो आर्मी गार्ड है उनकी सजगता की वजह से उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसने ये बताया कि वो यहाँ पहले तो उसने बताया वो यहाँ का स्टूडेंट है, बाद में उसने बताया कि वो यूनिवर्सिटी यानी CSJMU का स्टूडेंट है। तो हम लोग के पास में जब आया तो हमने उससे एक बैग टांगे हुआ था। हमने पूछा कि ये बैग किसका, उसने बोला बैग में रहा है। फिर हमने कहा बैग खोल के दिखाओ, कहते देख लो, मुझे कोई परवाह नहीं। जब खोला तो उसमें देखा बहुत सारे ब्लड सैंपल्स रखे हुए थे, ब्लड फॉर्म्स रखे हुए थे, बहुत सारे इंजेक्शंस रखे हुए थे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तर प्रदेश के आगामी आरोग्य मंथन कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी साझा की है और ये महत्वपूर्ण आयोजन 11 दिसंबर को विकासनगर स्थित HPTU के शताब्दी भवन में होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनिल राजभर श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री उपस्थित रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर MKS सुंदरम, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा नियोजन शिरकत करेंगे। तक पहुंच अभी उतने अच्छे से नहीं पा रही है, तो इस जिसका नाम हमने दिया है ESIS पूरी टीम बैठी है, जॉइंट डायरेक्टर्स की, MOs की, विद प्रभाग से सारे अधिकारी हैं। आज का जो उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यह था कि हम सभी सम्मानित IP की मुस्कान, ESIS की पहचान। ESIS मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस योजना जो हमारी चलती है। ये आयोजन डॉक्टर MKS सुंदरम सर की भी उपस्थिति तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ESIS सबसे पुरानी और व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना है, परंतु प्रचार प्रसार की थोड़ा सा कमी के कारण ये सभी लाभार्थियों तक पहुंच अभी उतने अच्छे से नहीं पा रही है। तो इस
जिसका नाम हमने दिया है ESIS आरोग्य माइक्रो। पूरी टीम बैठी है जॉइंट डायरेक्टर्स की, एमओस की, विद प्रभाग से सारे अधिकारी हैं। आज का जो उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यह था कि हम सभी सम्मानित IP की मुस्कान, ESIS की पहचान। और आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर ITI भवन का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस का जो प्लांट लगा है आप वहां पर दीजिए, उसका दाम भी मिलेगा, पर्यावरण की रक्षा भी होगी। धुलिया पार में उस प्रकार का नायल ने अपना एक उद्यम लगा लिया है कंप्रेस्ड बायोगैस का, यानी आम के आम और गुठली के भी काम। पर्यावरण भी बचेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहे तो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे देंगे। आज यह सच है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हमारा 55 से 60% जो जनसंख्या है यह कामकाजी है, यानी ये युवा वर्ग है। और हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे युवा राज्य भी है। स्केल है, लेकिन इस स्किल को, इस युवा को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। गीडा ने इसीलिए नेपेट की एक शाखा यहां पर खोली है, और नाइलेट की शाखा के माध्यम से वह यहां ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन होगा, उद्योगों में उन नौजवानों का यहां पे समायोजन होगा। ITI भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बना दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है, उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। यहां की उद्योग के अनुरूप उस प्रकार के पेड़ को विकसित करके हम आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक ITI को मॉडर्न और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का काम किया है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर फैलाने का काम हो रहा है। आज नौजवान ड्रोन के बारे में जान सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान सके, रोबोटिक के बारे में जान सके, 3D प्रिंटिंग के बारे में जान सके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जान सके, इन सभी के बारे में जान सके। इसके लिए हम लोगों ने ITI में भी दीर्घकालीन और अल्पकालीन 2 प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का हमने कार्य प्रारंभ किया है और उस प्रकार के ट्रेड को विकसित किया है। दीर्घकालीन योजना में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस CNC मशीनिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, इन सब का प्रशिक्षण हम अपने युवाओं को दे रहे हैं। और अल्पकालीन जो है उसके अंतर्गत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेंटेनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मल्टी स्किल, CNC ट्रेनिंग प्रोग्रामर, ऑटोमोटिव वेल्डिंग मशीन, मैनुअल एंड रोबोटिक, ऑटोमोटिव एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्रशिक्षण, ये सभी हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये मैन पावर है, जो हमारा नौजवान है, अत्यंत प्रतिभाशाली नौजवान है, इस प्रतिभाशाली नौजवान की डिमांड देश में भी है, दुनिया में भी है। लेकिन जब वह अनस्किल होता है तो कम मान दे पाता है, लेकिन जब वह स्किलफुल होता है तो अच्छा मान दे पाता है।
याद करिए, हम लोगों ने जिन नौजवानों को इजराइल में भेजा था, लॉजिंग फूडिंग फ्री में उनकी वहां पर है, और एक यानी 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना वे कर रहे हैं, रहना खाना मुफ्त में। अगर बड़े पैमाने पर आज जर्मनी मांग रहा है, जापान मांग रहा है, दुनिया के तमाम देशों में मांग हो रही है, अगर इन नौजवानों को उसके साथ हम ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके, लैंग्वेज के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो देश और दुनिया के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और यह न केवल इन नौजवानों के हित में, बल्कि आने वाले समय में हम लोग देश के अंदर अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अभी यहां पर मत्स्य मंत्री अपनी बात कह रहे थे, मैं उनको कहा कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में हमारा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन रहा है, और गोरखपुर में ही एक वेटनरी कॉलेज बन रहा है बेलीपार के पास, जो मत्स्य नई ट्रेनिंग देने का सेंटर है। ये वेटनरी कॉलेज के आप चिन्हित करिए जो बेलीपार के पास बना है, राही को भी मदद मिल जाएगी उससे, क्योंकि ये रामी नदी के किनारे किनारे अपना जीवन यापन करते हैं। आज के अवसर पर मैं एक बार फिर से इस सौगात के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यहां के माननीय विधायक जी को, यहां की जनता जनार्दन को, यहां के नौजवानों को भी हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। रूप संघर्ष की जिनके पथों पर बिखर जाए। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। कालाढूंगी के समाजसेवी युवा मयंक गुप्ता ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर युवाओं को नसीहत दी है। कालाढूंगी के रामलीला मैदान में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में खुद मयंक गुप्ता ने रक्तदान किया। साथ ही कालाढूंगी के दर्जनों युवाओं ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर प्रतिभाग किया है। सोबंग सिंह जिना बेस अस्पताल हल्द्वानी की रक्त कोष टीम ने आवश्यक परीक्षण करते हुए रक्त एकत्रित किया। इस अवसर पर मयंक गुप्ता ने देश के युवाओं से अपील की है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी नशा करने की जगह युवा स्तन रक्तदान, गरीबों की मदद व गरीबों को गर्म कपड़ों का दान कर अपना जन्मदिन मनाएं। मयंक गुप्ता ने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे हमें लाचार व असहाय लोगों की मदद कर उन्हें नई जिंदगी दे सकता है। और बहुत अच्छा काम ये लगा कि कालाढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार किसी ने अपने जन्मदिवस को इस रूप में मना रखा है, तो सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बाकी पार्टी वार्टी तो होते रहती है, कभी दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। एक बूंद भी खून अगर किसी के काम आ गया तो इसलिए मैं भी आई हूँ और मेरे बच्चे भी आए हैं, तो पूरे क्षेत्र की ओर से मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से देती हूँ और विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। इस बार हर साल की तरह मयंक गुप्ता जी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है उनके जन्मदिन दिवस के तौर पे, और वो हमेशा ही हमारे कालाढूंगी की सेवा में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बार भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें अभी तक 21 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दिया है। और आगे भी मयंक गुप्ता जी बोल रहे हैं कि वो आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे और इसी तरह मैं चाहूँगा कि वो कालाढूंगी की सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। यह आयोजन हर वर्ष मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 9 दिसंबर के दिन यहाँ रामलीला मैदान कालाढूंगी में लगाया जाता है, जिसमें कि हमारा एक संदेश है हमारे युवाओं को कि हमें जन्मदिन पर नशे इत्यादि और अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर रक्तदान शिविर का आयोजन या किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े वस्त्र दान करके या वृद्धाश्रम में कुछ दान करके हम अपना जन्मदिन भी बना सकते हैं। तो मेरा क्षेत्र के जनताओं युवा जितने भी यहाँ बढ़ चढ़ के यहाँ पर लोग आए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर टिहरी विस्थापित कॉलोनी में 23 वर्षीय नवविवाहिता
अंजलि शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अंजलि का शव घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। पोस्टमार्टम के बाद जब मायके पक्ष के लोग संभल से हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने ससुराल वालों पर दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित करने और हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हंगामे के बाद पुलिस ने अंजलि के ससुराल पक्ष के 3 सदस्यों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कर लिया। 1 साल पहले हुई शादी का इतना दर्दनाक अंत होना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब 5 दिन बात हुई थी, ये कह रही थी मैं शादी थी हमारे फबीर भैया की, उसको तो आने की बात हुई, कहाँ मैं आऊँगी। तो हमने 3 तारीख को ये भी कही थी मैंने हमारे साथ चल, तो उनने भेजा ना हमारे साथ 3 तारीख को। उनने मतलब घर वालों ने उन्हें मना कर दी थी। जितेंद्र नाम है, जितेंद्र ने और उनके पापा ने धर्मेंद्र ने मना कर दी थी कि ना हमारे साथ चलिए, हम गाड़ी कर लेंगे, गाड़ी चलेंगे अपने लोग, ये कही थी उनने। फिर हमने 6 तारीख को फ़ोन आया भैया मेरे पास, तो उन्हें फ़ोन रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो तूने मुझे गाड़ी दी, मैं किससे आऊँ यहाँ पे ये बताओ। ये मना करा, गाड़ी मांगना, गाड़ी ला कर दी, तेरे घर वाले ने ये ना दिया वो ना दिया, पैसे के लिए वो कर रहे थे कि तू गाड़ी देना। जब घर जाते हैं हम गाड़ी बुक करा के किसी और की, तो वो ये कहते हैं हमें कुछ मिलता भी ना है पैसे, मतलब किराए ऊपर पैसे भी ना देते। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 15 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए विभिन्न पदों के लिए 36 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली ने बताया कि 8 दिसंबर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री के पश्चात 10 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच व नाम वापसी कर सकेंगे। 25 दिसंबर को प्रातः 10 से 4 तक वोटिंग के पश्चात देर शाम मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। पदों के सापेक्ष जैसे अध्यक्ष पद में 4 लोग नॉमिनेशन फॉर्म खरीद चुके हैं और सेक्रेटरी पे जो है 3 लोगों ने, वाइस प्रेसिडेंट सीनियर पे 4 लोगों ने, और इसके अलावा विभिन्न अलग अलग पदों में लगभग 50 नॉमिनेशन फॉर्म अब तक बिक चुके हैं। आज 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री होगी। कल नॉमिनेशन फॉर्म जमा होंगे। कल 4 बजे तक जो है 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा होने का समय है। परसों को नॉमिनेशन फॉर्म पे स्क्रूटनी होगी और विड्रॉल होगा, और उसके दूसरे दिन अगले दिन इसको कंफर्म लिया जाएगा कि कितने लोग लड़ने के योग्य ठहराए गए हैं एज पर नॉमिनेशन फॉर्म। इसमें वोटिंग की जो तिथि है 12 तारीख को जनरल हाउस गैदरिंग होगी। यहाँ पे अपनी अपनी बात रखेंगे पदाधिकारी जो प्रपोज्ड हैं, जो लड़ रहे हैं, और 15 तारीख को सोमवार के दिन इलेक्शन है, मतदान होगा। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का